नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी केयर में और मेरा नाम है अजीत सिंह। मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं आपके कुछ सवालों के जवाब देने के लिए, जिसमें देखिए सबसे बड़ा सवाल है आज के समय में कि वैकेंसी कब आएगी केंद्रीय विद्यालय संगठन की। तो दूसरा कुछ और डाउट्स हैं कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, टीजीटी के लिए क्या पढ़ें, पीजीटी के लिए क्या पढ़ें, अभी वैकेंसी नहीं आई है तो कितना टाइम लगेगा वैकेंसी आने में, कितने दिन की तैयारी आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं लोगों के। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ वैकेंसी आने के बारे में। अभी आप इंटरनेट पर देख रहे होंगे बहुत सारी यूट्यूब वीडियो ऐसे आते हैं कि वैकेंसी मार्च में आएगी या फरवरी में आएगी या कब आएगी। अलग अलग लोग अपना अपना अनुमान लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैकेंसी आने के बारे में ना तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ मैं भी नहीं बता सकता और कोई और भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जो कहीं ना कहीं सरकार के हाथों में भी निर्भर करता है। सरकार कब चाहती है कि वो वैकेंसी निकाले और केंद्रीय विद्यालय संगठन उसको कब उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम पिछले जो पैटर्न देखें केंद्रीय विद्यालय संगठन का वैकेंसी आने का, नोटिफिकेशन आने का, तो हम देखते हैं हर लगभग 1.5 साल में वैकेंसी आ जाती हैं, या 1-1.5 साल में वैकेंसी आ जाती थी, या 2 साल में वैकेंसी आ जाती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, देखिए इस बार सब कुछ सामान्य नहीं रहा है। तो सामान्य तौर पर वैकेंसी भी कैसे आती? सामान्य तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में ट्रांसफर भी नहीं हुए, ट्रांसफर भी 2 साल बाद हुए। लोग जहां हार्ड स्टेशन पे पढ़े थे, हार्ड स्टेशन पे पढ़े 2 साल से, उनका टेन्योर पूरा हो गया, फिर भी वो नहीं आ सकते थे क्योंकि ट्रांसफर फॉर्म ही नहीं आए थे। अब लेकिन ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ट्रांसफर प्रक्रिया होने के बाद ही कोई नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन भर्ती के बारे में निकाल सकता था। तो अभी ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी तो हुई है, लेकिन कुछ ट्रांसफर्स अभी भी बाकी हैं। देखिए प्राचार्यों के जो ट्रांसफर हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं, प्राचार्यों के ट्रांसफर रुके हुए हैं और उनमें से भी अभी कुछ पीछे सुगबुगाहट चली थी, कुछ ट्रांसफर्स आए भी थे प्राचार्यों के, वो लेकिन केवल हार्ड स्टेशन टू सॉफ्ट स्टेशन ट्रांसफर आए थे। उसमें अभी सारे प्राचार्यों के ट्रांसफर नहीं हुए हैं। तो देखिए जब तक ये ट्रांसफर प्रक्रिया, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक वैकेंसी के बारे में हम निश्चित कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी तो प्राचार्य, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की भी पोस्ट आती हैं। तो जब न्यू रिक्रूटमेंट होगा उससे पहले वो ट्रांसफ़र करके जो जिनको जहाँ एडजस्ट करना होता है, हार्ड स्टेशन जो काट चुके होते हैं उनको सॉफ्ट स्टेशन पे लाना होता है, सॉफ्ट स्टेशन पे जो हैं उनको हार्ड स्टेशन भेजना होता है। बहुत सारे ऐसे ट्रांसफ़र की प्रक्रियाएँ हैं वो पूरी करनी होती हैं, तो वो पहले होगी। अब बात करते हैं कि मार्च में क्या वैकेंसी आएगी। तो देखिए कोई ये अपने अपने अनुमान हो सकते हैं, या कोई अगर किसी जरिए से अगर हेडक्वार्टर से पता कर भी लेता है तो ये अच्छी बात है। कोई इतना प्रयास कर रहा है कि उसने आपके लिए वैकेंसी का पता किया कि कब आ सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बात पता चल भी जाती है कि भाई मार्च में वैकेंसी आएगी, तो भी ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वैकेंसी आएगी ही, क्योंकि हेडक्वार्टर से किस शख्स के जरिए वो बात पता चली है, कहाँ से वो उसका सोर्स क्या है। क्या वो वाकई में भर्ती डिपार्टमेंट से उन्होंने पता किया है, क्या कमिश्नर से पता किया है, या कोई किसी और स्टाफ से पता किया है। जो तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो क्रियाकलाप हैं, जो भी गतिविधियां हैं, वो जब होती हैं तो फास्ट मोड में होती हैं, एकदम बिल्कुल टाइम टू टाइम होंगी। लेकिन उससे पहले मैं नहीं कह सकता कि अभी कोई निश्चित मैं ये कह दूं कि मार्च में वैकेंसी आएगी। कोई भी नहीं कह सकता। अगर कहीं से पता चला भी है तो एक मात्र एक अनुमान है, और ये अनुमान भी अच्छा हो सकता है, सही हो सकता है, इसमें प्रयासरत रहना चाहिए। और देखिए कब वैकेंसी आएगी ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित ही ये आपकी तैयारी को प्रभावित करेगा, लेकिन अगर आप वाकई में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, आप तैयारी कीजिए। क्या अगर मान लो नोटिफिकेशन आ जाता है और 2 या 3 महीने में एग्जाम होता है तो आप तैयारी पूरी कर लेंगे? कर भी सकते हैं अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो अभी इन बातों में मत उलझिए कि वैकेंसी कब आने वाली है। आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए, और तैयारी शुरू कर देखिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तो हम कोचिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो कोचिंग स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए ज़रूर ये नोटिफिकेशन मायने रख सकता है, लेकिन जो अपने घर पर बैठ कर तैयारी करने वाले हैं उनके लिए नोटिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता कि कब आएगा। वो अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। जब भी वैकेंसी आएगी
वो पेपर देंगे और वो सेलेक्ट होंगे। तो आप तैयारी कीजिए अपने लेवल पर, अपने घर पर तैयारी शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन कब आए इसके लिए हम भी प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से आपके लिए वैकेंसी देखने को मिले और आप भी जल्दी से सिलेक्ट हों। तो देखिए, मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने भी तैयारी की और मैंने बिल्कुल बहुत कम समय में अपने घर पर ही तैयारी की। मैंने कोई कोचिंग नहीं की और टीजीटी के लिए मैंने तैयारी की थी और स्वयं अपने स्तर पर ही तैयारी की थी। उसका मेरी क्या रणनीति थी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहुत कम प्रयास से, बहुत आसानी से, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, अगर आप सही दिशा में तैयारी करेंगे तो आप आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं। ये कोई हुआ नहीं है कि बहुत बड़ी कोई आईएएस का एग्जाम नहीं है या कोई पीसीएस का एग्जाम नहीं है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है। लिमिटेड पढ़ना है लेकिन सही दिशा में पढ़ना है, आप जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। आप घर पर बैठकर तैयारी करके भी सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग इतनी सारी पेडागोजी लगातार पढ़े जा रहे हैं। इतना पेडागोजी पढ़ के भी क्या करोगे? खाली पढ़ना है तो पढ़ना है, लेकिन पहले आप पता करो ना पढ़ना क्या है। सही दिशा में पढ़ना बहुत आवश्यक है। आपको क्या नहीं पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए। आप रीजनिंग करे जा रहे हो, पूरी बैंक की किताब, पूरी एसएससी की किताब बैंक रीजनिंग की कर डाली, लेकिन उसमें टॉपिक ही नहीं आ रहे हो तो क्या करोगे आप? तो जरूरी है आपको पहले ये पता करना कि क्या आता है, क्या नहीं आता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक पैटर्न रहा है, उसकी परीक्षा का एक पैटर्न रहा है। आप उसके प्रीवियस पेपर से आप ये सब पता कर सकते हैं कि कैसे पेपर्स आते हैं और कैसे आप तैयारी शुरू करेंगे। तो अभी देखिए, मैं आपको सभी पोस्ट के अलग अलग जो पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, कोई पीआरटी, कोई टीजीटी, कोई पीजीटी, तो मैं आप सबको अलग अलग यही सलाह दूंगा कि जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं अभी से आप देखिए, सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका रहता है पार्ट 80 मार्क्स का रहता है। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, कक्षा 6 से लेके अभी टाइम है आपके पास, पतली पतली किताबें हैं एनसीईआरटी की, पढ़ डालिए उनको। तो एनसीईआरटी पढ़िए और देखिए, करंट का इतना ज़रूरी नहीं है कि अभी करंट आपके लिए उतना मायने नहीं रखता। तो करंट को आप जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप पढ़ सकते हैं, उस समय भी आप कर सकते हैं। एक वार्षिकी कोई भी एनुअल मैगजीन ले लीजिए और आप उससे तैयारी कीजिए, आप उससे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अभी से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखिए, आप सारी एनसीईआरटी एक महीने में नहीं निपटा सकते, ठीक है। तो आप अभी से एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी लगातार पढ़ते रहिए। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब आप अपनी पूरी तैयारी करने में लग जाइए। लेकिन आपका जो 80 मार्क्स का जो बड़ा सिलेबस है वो आपका पहले से कवर हो रखा होगा, तो आपको बहुत आसानी होगी तैयारी करने में। फिर आप एक महीने की तैयारी में भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको पहले से पढ़नी पड़ेगी और एक धीमी चाल से आप पढ़ते रहिए। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आप एनसीईआरटी किताबें पहले पढ़िए, तो सही, कहानी की तरह पढ़ते जाइए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद रह जाती हैं, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। आप बस एनसीईआरटी पढ़िए, पीआरटी वाले अभी आप एनसीईआरटी पढ़िए। इसके बाद टीजीटी की बात करूं तो टीजीटी में बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि मुझे टीजीटी मैथ्स की तैयारी करनी है तो मुझे कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। कोई कहता है मुझे टीजीटी एसएसटी की तैयारी करनी है, मुझे कौन सी किताबें पढ़नी है। तो देखिए भैया, टीजीटी का मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया कि टीजीटी केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीजीटी में सब्जेक्ट कंसर्न सिलेबस नहीं होता है। आप चाहे मैथ्स के टीचर बनना चाह रहे हो, चाहे आप हिंदी के टीचर बनना चाह रहे हो, चाहे आप एसएसटी के, जिसके भी आप टीजीटी आप करना चाहते हैं, सबका पेपर एक ही होता है और पेपर का पैटर्न एक होता है। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? आप अभी देखिए, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़िए जीके यानी एनसीईआरटी पढ़िए। आपको बहुत ज़्यादा सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो आप एक एनसीईआरटी सार करके एक बुक आती है, आप वो ले लीजिए और उसको पढ़िए, पढ़ते जाइए। पहली बार में ये बर्डन मत लीजिए कि मुझे क्या याद हो रहा है क्या याद नहीं हो रहा है। मैंने भी ऐसी तैयारी की थी और बहुत आसानी से, बहुत आराम से एग्जाम हो गया था मेरा। तो लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, बस आसानी से आराम से एनसीईआरटी सार को पढ़ लीजिए, पढ़ते जाइए। 1 बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपको वो बहुत सारी चीज़ें, देखिए आप जब पहली बार ही आप रीडिंग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद रह जाएंगी, ठीक है। तो वो पढ़िए, आप एनसीईआरटी पढ़िए। और दूसरा आप देखिए, रीजनिंग आएगी, 40 नंबर की रीजनिंग आएगी, 40 नंबर के जीके और करंट अफेयर्स और 40 नंबर की पेडागोजी। तो आप ये 3 चीज़ें अभी से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। रीजनिंग कीजिए, लेकिन रीजनिंग में मैंने बताया कि आपको ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में सारी रीजनिंग की बुक कर डाली आपने। आप प्रीवियस पेपर उठाइए और प्रीवियस पेपर में टॉपिक देखिए कि क्या क्या। देखिए आप अगर पिछला पेपर देखेंगे टीजीटी का तो कैलेंडर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ऐसे तो आप सीरीज से आए हैं, तो आप वो नोट कर लीजिए कि रीजनिंग में कौन कौन सी टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। आप वही टॉपिक कीजिए,
उनको बार बार रिवीजन कीजिए रीजनिंग का। जितना अच्छा आपकी रीजनिंग होगी, आपको वहाँ टाइम भी बचेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो रीजनिंग का बड़ा रोल है, जीके का और करंट अफेयर्स का बड़ा रोल है टीजीटी में, और तीसरा पेडागोजी। तो पेडागोजी भी आप पढ़ते रहिए, आप जो बीए की बुक्स हैं वो पढ़िए। देखिए पेडागोजी में यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग अप्रोच लेके पढ़ना पड़ेगा। आपको बस रटना नहीं है, क्वेश्चंस के आंसर रटने नहीं है, पेडागोजी को समझना पड़ेगा, आपको बाल मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। लोग यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ाए जा रहे हैं, सालों से पढ़ाए जा रहे हैं। पेडागोजी कितना बड़ा सिलेबस हो गया जो सालों से पढ़ाए जा रहे हैं। आप कितना पढ़ोगे? बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है सिलेक्टिव। आप देखिए कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, आप देखिए व्यावहारिक क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको समझना होगा कि क्लास में जब आप टीचर हो, एज ए टीचर आप क्लास में जब खड़े हो तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कैसे आप डील करोगे, आपकी शिक्षण पद्धतियाँ क्या होंगी, आपका साइकोलॉजी क्या होगा, बच्चों को समझना कैसे समझेंगे आप। तो ये सारी चीज़ें आपको वो व्यवहारिक तौर पर समझनी पड़ेंगी। एक शिक्षक के रूप में आप क्या कर सकते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। पेडागोजी केवल सिद्धांत रटने से नहीं होगा। तो देखिए आपको वहाँ पर बच्चा बन के सोचना पड़ेगा कि आप एक उस क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आप उस क्लास के स्टूडेंट होने के नाते आपको सबसे बेहतर क्या हो सकता है। वो सारे ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो सारे ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन उनमें से एक सबसे अच्छा होगा और वो ही आपको समझना है। वो आप चाहे कितने सिद्धांत रट लीजिए, आपको वो क्वेश्चन तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं कि सबसे बेहतर क्या हो सकता है एक बच्चे के लिए। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। पेडागोजी आप पढ़िए, आप पहले क्वेश्चंस लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, उनको अच्छे से समझिए, उनको पढ़िए कई बार, फिर आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं। आप केवल पेडागोजी की किताबें रटते जाएंगे उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप उसको समझिए पेडागोजी को। इसके अलावा देखिए आप रीजनिंग हो गई, जीके हो गए, ओके। अब करंट अफेयर्स आप अभी ना भी टच करें तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। आप जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद लगभग उससे पहले 6 महीने तक की करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर ज़्यादा हो सके तो 9-10 महीने का आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, आपका काम हो सकता है। उसमें भी एक पैटर्न होता है, निश्चित पैटर्न होता है कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डे पूछा जाता है, या फिर कोई फेमस पर्सनैलिटी, कोई पुरस्कार, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से। तो वही आप कोई भी एनुअल मैगजीन लीजिए, वार्षिक मैगजीन लीजिए, और उसमें से आप ये टॉपिक कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना कि पूरी मैगजीन रट डाली और आया नहीं, कुछ याद नहीं हुआ। ज़्यादा पढ़ेंगे तो याद ज़्यादा कैसे होगा? सेलेक्टिव पढ़िए तो याद होगा। मैंने भी बहुत कम समय में तैयारी की थी, बहुत कम पढ़ा और अच्छी रैंक से मैं सेलेक्ट हुआ। बहुत ज़्यादा पढ़ने से केवल कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, पहले आप समझिए कि पढ़ना क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं पीजीटी की। तो देखिए पीजीटी में तो बाकी जो जनरल पेपर है वो आप बाद में भी, नोटिफिकेशन आने के बाद भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी सिर्फ और सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। पीजीटी में सब्जेक्ट की वैल्यू बहुत है। 80 नंबर जो है, 80 नंबर के क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट बेस्ड होंगे, तो आप सब्जेक्ट को पहले कवर कीजिए, पूरा सब्जेक्ट पढ़ डालिए अच्छे से, और देखिए उसके क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। काफ़ी डीप नॉलेज चाहिए उसमें आपको, तो सब्जेक्ट आप करिए कवर, जैसे भी कर सकते हैं। और एनसीईआरटी ज़्यादा प्रीफर कीजिए, अगर आपके सब्जेक्ट की जो भी एनसीईआरटी आपके पास उपलब्ध हैं, पहले वो पढ़ लीजिए, और फिर आगे और जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं उनको पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिए। तो ये बात थी कि हम अभी से क्या पढ़ें, और ज़्यादा चिंता मत कीजिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा। ये सब हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है, ना ही किसी यूट्यूबर के हाथ में, ना ही किसी कोचिंग वाले के हाथ में। कोचिंग वाले प्रयास करते हैं आपके लिए, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने लिए अब सबसे बेहतर क्या है ये आप समझ सकते हैं। ना कोई कोचिंग वाला समझ सकता, ना कोई और समझ सकता, ना मैं समझ सकता हूँ। आपको अपने लिए खुद समझना होगा कि आपको कितना समय चाहिए पढ़ाई के लिए, कितना किस लेवल पर आप हैं, आपकी तैयारी किस लेवल पर है। तो बस ये सब छोड़िए कि वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी जब भी आएगी, और होप कि जल्दी आए, ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाए और उसके बाद जल्दी वैकेंसी आए। देखिए मार्च में हम उम्मीद कर सकते हैं वैसे, लेकिन मार्च में एग्ज़ाम भी होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम भी होते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर किसी ने पता किया है हेडक्वार्टर से कि वैकेंसी आ रही है और वहाँ से ऐसे बताया गया है मार्च में वैकेंसी आ रही है, तो ठीक है, आप उस हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको तो पढ़ना है ना, नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद एक अलग लेवल पे तैयारी करनी है। अभी नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ रहा है तो एक अलग स्पीड से तैयारी करनी है, तो आप वो धीमी स्पीड से आप तैयारी करते रहिए, 2-3 घंटे लगातार डेली पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा।
लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही हमें तैयारी शुरू करनी है, तब थोड़ा मुश्किल होगा। तो लग जाइए दोस्तों तैयारी में। और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी की थी, बहुत कम समय में कैसे तैयारी की। नोटिफिकेशन आने के बाद ही लगभग मैंने तैयारी शुरू की थी और मैं TGT में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय।